हे एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 9 चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल लेकर आई हूँ। आज हम थोड़ा बेसिक सीखेंगे कि एटम किसे बोलते हैं, मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं, और कुछ की पॉइंट्स हैं आज हम उनको करेंगे। सबसे पहले एटम। एटम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट है मैटर की। मैटर क्या होता है? सपोज आपने एक मैटर लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया जिसको आपने मैटर बोला। उसको अगर आप जूम करते हो तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे बहुत सारे क्या होते हैं, आपको पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। अगर आप पार्टिकल्स को जूम करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या दिखाई देते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इतने डॉटेड टाइप के दिखाई देते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एटम्स। एटम क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जो निकला है एटॉम से, जिसका मतलब है अनकटेबल। यानी एटम इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि आप उसके और टुकड़े नहीं कर सकते, इसीलिए उसको हम बोलते हैं एटम्स। ठीक है। एक थोड़ा सा ब्रीफ में मॉलिक्यूल भी बता देती हूँ कि बहुत सारे जब एटम्स को आप कंबाइन कर देते हैं तो वो किस फॉर्म में बन जाता है? मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बन जाता है। देन अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग में, तो हमने सीखा था कि लिविंग में जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? हमारी सेल होती है। लेकिन नॉन लिविंग में सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? एटम्स। ठीक है। तो ये एक एटम है। सपोज एटम के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस। जैसे आपने सेल के अंदर पढ़ा था कि सेल के अंदर भी क्या था? एक न्यूक्लियस था। तो सेम एज इट इज़ इसके अंदर भी क्या होगा? न्यूक्लियस। अब कहते हैं कि ये कितने छोटे होते हैं। अगर आप 1 सेंटीमीटर का स्पेस लेते हैं तो उसके अंदर 10 करोड़ आपको एटम्स मिलते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है कि उसके अंदर एक क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है। और उसके बाहर वाले पार्ट में आपको क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस मिलेंगे, जिसको हम ऑर्बिट कह देते हैं। कि जो एटम्स है उसके ऑर्बिट पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एक चीज़ और ख़ासियत है कि इसके अंदर आपको सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ना है: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर हमेशा प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम के अंदर। यानी सपोज एक एटम बनाया, इसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें मिलेंगी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के अंदर हमेशा पॉजिटिव चार्ज और स्मॉल पीसेस को डिनोट करेंगे। एंड दूसरा आता है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। अब आ जाता है उसके ऑर्बिट। ऑर्बिट पर आपको कौन सा मिलेगा? आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको हम ई नेगेटिव से डिनोट करते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स है जो अब हम सीखेंगे कि एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इक्वल्स टू उतने ही प्रोटॉन्स होंगे नंबर्स में। सेकंड है कि एटम्स होल इज़ अ न्यूट्रल, नो चार्ज। कहने के लिए आपके अंदर एटम के अंदर क्या होगा कि जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जब मैंने बोला कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, तो ये क्या होंगे? एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि पूरे एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर आपसे न्यूक्लियस के अंदर पूछा जाए तो आपको बोलना है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। बट अगर आपको एटम से रिलेटेड पूछा जाए तो हम बोलेंगे कि उस पर कोई भी चार्ज अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही प्रोटॉन्स थे, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। जब कैंसिल हो गए तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। यही थर्ड पॉइंट है कि न्यूक्लियस हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, कि उस पर अगर न्यूक्लियस की बात की जाएगी तो न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट टर्म आ जाती है कि एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब है कि एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं कि एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। ठीक है। यानी द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एन एटॉमिक नंबर। अब आता है एटॉमिक मास या मास नंबर। एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होता है कि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। उन दोनों को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है। दोनों को हम क्या करेंगे? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन
इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास या मास नंबर, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे हीलियम का एटॉमिक मास अगर पूछा जाए या मास नंबर पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे 4। ठीक है। अब हमारी अर्थ में टोटल एलिमेंट जितने प्रेजेंट है वो 118 प्रेजेंट है। अभी इसके अलावा भी और डिस्कवर कंटिन्यू चलती जा रही है, लेकिन अभी तक हमें जो डिस्कवर हो चुके हैं वो 118 है, बाकी अभी डिस्कवर होते जा रहे हैं। तो एलिमेंट का मतलब क्या है कि मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ही क्या बोला गया है, एलिमेंट बोला गया है। अब देखो मेटल क्या होते हैं, जितनी भी मेटल की चीज़ें जिसमें करंट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। एंड नॉन मेटल जिसमें कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाती है, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। एंड मेटलॉइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कि मेटलॉइड क्या है, जो मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, इन सब के एग्जाम्पल। नॉन मेटल में हमने हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, तो ये सब क्या है, नॉन मेटल। और मेटल के एग्जाम्पल जैसे आपने गोल्ड ले लिया, सिल्वर है, ठीक है, कॉपर है, ऑल आर द मेटल्स। आयरन, वो कहते हैं कि अच्छा एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि आयरन के पार्टिकल्स के अंदर और क्या मिलेंगे, तो अगर मैं आयरन को ब्रेक करती हूँ तो उसके अंदर आयरन ही तो मिलेगा। तो इट मीन्स कि आयरन को अगर आप कितना भी ब्रेक कर ले तो आपको उसके अंदर आयरन के ही पार्टिकल्स मिलेंगे। अगर वो किसी का कॉम्बिनेशन है, जैसे H2O है, अगर मैं इसको ब्रेक करती हूँ तो आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो इट मीन्स इसमें कंबाइंड पार्टिकल्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने एक सिंगल मेटल लिया, ठीक है, तो सिंगल मेटल कैसे होते हैं, जो वो लीस्ट रिएक्टिव होंगे, वो इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर कोई किसी के साथ मेटल कंबाइंड है तो इट मीन्स वो कैसा है, हाईली रिएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं अर्थ पे, ठीक है, अर्थ क्रस्ट पर। अब आपको क्या करना है कि एलिमेंट्स लर्न करने हैं 1 से 25 तक, ठीक है। देन नेक्स्ट टू द पॉइंट, अब हम आते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो 2 होते हैं, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में देखो, मास जो है एक ऐसी चीज़ है जो ना ही कभी क्रिएट होती है ना ही वो डिस्ट्रॉय होती है, तो इसीलिए उसका ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, लेकिन ना ही वो कभी क्रिएट होता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। जैसे एक एग्जाम्पल से मैंने समझाया है कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को लिया, दोनों को रिएक्शन कराया, तो इट मीन्स इसका जो मास था वो कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, इधर। जो लेफ्ट साइड लिखा होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट एंड जो रिजल्ट में मिलता है हम उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अब हम थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं। वेन एवर अ फिजिकल और केमिकल चेंज, जब भी कभी फिजिकल या केमिकल चेंज होता है, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट का टोटल मास है, जैसे सपोज इधर का था कि मैंने कार्बन लिया 4 kg एंड ऑक्सीजन लिया मैंने 10 kg, ठीक है, तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। कि रिएक्शन करने के बाद आपको प्रोडक्ट में क्या मिला, कि दोनों को अगर मैं रिएक्शन कराती तो कार्बन डाइऑक्साइड हो, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो इट मीन्स 14 ग्राम, ठीक है। तो यानी रिएक्टेंट किसके इक्वल हो गया, प्रोडक्ट के, यानी इधर से वेट दोनों तरफ क्या हो गया, इक्वल हो गया, ना ही वो ख़त्म हुआ, कम हुआ, ना ही कहीं ज़्यादा हुआ, दोनों क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब आ जाता है नेक्स्ट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब रेशो, ठीक है। एक फिक्स रेशो में आप जब केमिकल सब्सटेंस को लेते हैं, इन अ केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स आर ऑलवेज इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे H2O लिया, ठीक है, ये क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइंड हो जाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। तो ये मिक्सचर जैसे हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, ठीक है, तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 इंटू में 2, तो 2 हो गया एटॉमिक मास। सेम एज इट इज़ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अभी यहाँ पर कितना है, 1, तो हमने 1 लिया और उसका मास नंबर कितना है, 16, तो 1 को 16 से किया तो 16। अब देखो अगर इसका रेशो निकालते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन के कितने थे, 2 एंड ऑक्सीजन का कितना बना, 16। तो इन दोनों को अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये 2 1 पे और ये 8 पे, तो इनका जो रेशो आया वो हर जगह, अगर जब भी आप कहीं पर भी वाटर लेंगे तो वाटर का रेशो हमेशा 1 रेशो क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है।
ये हमेशा कैसा होगा, फिक्स्ड। अगर ये रेशो बदल गया किसी भी कंडीशन की वजह से तो इट मीन्स वो वाटर नहीं कहलाएगा। तो यानी वाटर आप कहीं पर भी लेंगे, चाहे वो कम ले या ज़्यादा ले, वो चेंज होता रहेगा, लेकिन रेशो कभी भी उसका चेंज नहीं होगा। तो इधर लिखा भी है कि कैन नॉट बी चेंज इफ़ वी इंक्रीज और डिक्रीज देन नेवर मेक वाटर। अगर वो इंक्रीज और डिक्रीज अगर हो भी जाते हैं रेशो, तो वो कभी भी वाटर नहीं बनेगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।